कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी आज जोधपुर में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता। मैं ये कह रहा था कि अगर केंद्र सरकार मनमर्जी कर रही है तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका से रिलीफ मिल सकती है या वहां से। आप सही कह रहे हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। पहला इसमें मेरा उत्तर है कि चूंकि विधायिका और विधायिका का एक हिस्सा होता है कार्यपालिका, वो बहुमत और जनादेश के नशे में है, तो इसलिए उत्तरदायित्व न्यायपालिका का बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाता है। वो उत्तरदायित्व जो उस न्यायपालिका का परसों था वो कल नहीं हो सकता, और जो कल था वो आज नहीं, आज वो कल आने वाले कल पे नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरा, यद्यपि हमारी न्यायपालिका में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत विश्वसनीय लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमारे पास जो औजार हैं कानून के विश्व भर में किसी के पास नहीं है। हमारे पास जो न्यायपालिका के और वकीलों के टैलेंट है वो विश्व भर के बराबर है, सबसे सबसे उत्तीर्ण वर्ग वाले हैं। लेकिन जो आज हम एक वातावरण राजनीति देख रहे हैं, भय की, हिचक की, प्रतिशोध की, उससे वहां भी दुष्प्रभाव पड़ा है। मैं अपने शब्द बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, तो मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच से कम बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोलता अगर ये नहीं कहूँ कि वो दुष्प्रभाव आजकल न्यायपालिका में पड़ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उनको कोई भय होने का आवश्यकता नहीं। न्यायपालिका में सिवाय स्थानांतरण के कुछ नहीं कर सकता मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हिम्मत मैं आपको पुड़िया में नहीं दे सकता। विटामिन जी अभी तक बनी नहीं है, जहाँ जी गट्स कहते हैं। महाभियोग तो ला सकते हैं, महाभियोग तो ला सकते हैं, महाभियोग लाते ना सर, जुडिशरी के खिलाफ महाभियोग नहीं। देखिए, इम्पीचमेंट जो है, महाभियोग तो एक बहुत एक्सट्रीम रेमेडी है। उसके लिए जो आंकड़े हैं वो ऐसे हैं कि उन आंकड़ों से कभी कुछ होता नहीं। आप जानते कितने केसेस हुए अभी तक पूरे। तो अगर आप उस महाभियोग से डर के बैठ जाएंगे, महाभियोग के लिए तर्क होने पड़ते हैं, उसके लिए तथ्य होने पड़ते हैं। थोड़ी मैं आपके विरुद्ध महाभियोग कर दूं, 2/3 एक जगह चाहिए, कमेटी चाहिए उससे पहले, इत्यादि इत्यादि। ये आपके मन की चिंता है, ये आपके दिल की चिंता है। और ये पुड़िया के लिए मैंने जैसा कहा, कोई पुड़िया कहीं से न काउंटर से मिलती है न मार्केट से मिलती है, ये आपके अंदर के विवेक से आनी आवश्यक है। कांग्रेस जिस तरह पेपर लीक में लोगों के साथ थी, कांग्रेस कभी आंदोलन महंगाई के लिए करेगी? इतना बड़ा आंदोलन कभी कार्यकर्ता? जनाब, मैं विनम्रता से कहूंगा कि पिछले कितने सालों से हम विपक्ष में, राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय लेवल पे लोग हर वर्ष हफ्तों के हफ्तों हमने महंगाई का आंदोलन किया है, बार बार बारंबार किया है। और मैं समझता हूँ इस देश में कोई पार्टी नहीं जिसने नहीं किया। लेकिन जब एक आंदोलन होता है तो उसको आप कमजोर नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते बोल के दूसरा तो नहीं हो रहा है। एक साथ सब चीजें नहीं होती, हर चीज की एक समय और फोकस होता है। ये कहना कि मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये राजनीतिक स्ट्रेटेजी होती है। महंगाई तो बहुत एक अव्वल दर्जे का मुद्दा है। हमने उसको कार्टून्स में, प्रदर्शनों में, अभियानों में, स्ट्रीट्स में अलग तरह से किया, लेकिन वो उसका समय आएगा, अलग से आता है। क्या लगता है हर आंदोलन के पीछे जो है आरोप लग जाता है, कोई खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई चाइना फंडिंग है? देखिए, आप शायद भूल गए इस बात को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आज माननीय प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम में बोल रहे हैं बात। इसके 2 दिन पहले एक वक्तव्य आया, 5-7 दिन हुए जबकि ये आंदोलन को उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि हम नहीं करेंगे पेश आपके विरुद्ध, हम रिहा करेंगे, हम आपकी मांग मान के प्रधान जी को हटाएंगे। ये मुख्यतः 3-4 चीजें थी। उसके तुरंत 5 दिन वक्त पहले, यानी D-Day -5, -4, -3, -2, आप लोग अखबार प्रकाशित करते हैं, देखिए अपने अखबारों को उठाकर। एक दिन जो आपका प्रश्न है, इनको खड़ा कर दिया कि भाई इन लोगों को राष्ट्र विरोधी करा करो कोर्ट में, एक याचिका स्पॉन्सर कर दिया, भूल गए इस बात। दूसरे दिन इनको खड़ा कर दिया कि ये अपशब्द बोल रहे हैं माननीय होम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बारे में, इनको प्रतिबंध लगा। तीसरे दिन इनको खड़ा कर दिया कि जंतर मंतर में नहीं कर सकते इसे। ये समझना कि ये स्वतः करुणा से, समझ से
अंदर की एक भावना से हुआ है, ये विवशता से हुआ है, ये उनके संकल्प से हुआ है जिससे वो हटे नहीं प्रदर्शन करता। लेकिन बार बार प्रयत्न किया गया डी डे तक कि इनका नाम बदनाम कर, जो आपने कहा खालिस्तानी छोड़िए, मैं खालिस्तानी की बात नहीं कर रहा, राष्ट्र विरोधी। बार बार टेलीविजन में इनके स्पोक्स पर्सन के वक्तव्य देखिए, हर दिन ये कहा जाता था कि आपको सीआई ने लगाया है, आपको इस इजराइल के इधर से लगाया है या किसी और कंट्री ने लगाया है। तो ये जो नैरेटिव बनाने का प्रयत्न करा जाता है, माफी चाहता हूँ मैं, आपके भी बहुत जो बंधु हैं इस वर्ग में, वो उस नैरेटिव को प्रोत्साहित करते हैं जो गलत है, लेकिन उससे नैरेटिव बनाने की प्रयत्न होता है। बाद में ठीक है, मान गए, गलत बात है। आप सर, अभी राजस्थान कांग्रेस कमेटी पार्टी के अंदर एक वर्ड काफी चर्चित हो रहा है, व्यक्तिगत ब्रांडिंग को लेकर। व्यक्तिगत ब्रांडिंग को लेकर एक वर्ड बहुत चल रहा है। उसमें ये था कि बीजेपी का कार्यकर्ता आते हैं, अशोक गहलोत के यहाँ जाते हैं, उसके बाद उस बात को लेकर डोटासरा नाराज हो जाते हैं और उस पर तंज कसते हैं कि व्यक्तिगत ब्रांडिंग की वजह से पार्टी को और संगठन को नुकसान हो रहा है। हर साल जो सरकारें अल्टरनेट होती है वो इसी की वजह से हो रही है। व्यक्तिवाद है कांग्रेस में। देखिए, दो अलग अलग प्रश्न है। इन्होंने एक बड़ा पॉइंटेड प्रश्न पूछा है, आप एक सिद्धांत प्रश्न पूछते हैं। ये कहना कि किसी भी पार्टी में व्यक्तिवाद शून्य है, ये सबसे बड़ा झूठ है। नंबर 2, आज 12 साल से सबसे बड़ा उदाहरण देश में व्यक्तिवाद का है माननीय प्रधानमंत्री। उनसे बड़े महान, उनसे बड़े व्यक्तित्व या व्यक्तिवाद कोई नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है माननीय गृहमंत्री। तो व्यक्तिवाद की बात करते हैं तो प्रपोर्शन रखिए, संतुलन रखिए। हाँ, जहाँ नेतृत्व होता है, जहाँ लीडर होते हैं, व्यक्तिवाद होगा, लेकिन व्यक्तिवाद को सकारात्मक रूप से प्रयोग कर रहा हूँ। व्यक्तिवाद का मतलब होना चाहिए नेतृत्व, प्रयत्न वो होता है। इंडिविजुअल कोई अगर विकृति है तो उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल किसी के वक्तव्य पे टिप्पणी नहीं करने वाला। आप एक परोक्ष रूप से कुछ कह रहे हैं, उसका मेरे पास कोई ज्ञान भी नहीं है, संज्ञान भी नहीं है, मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जहाँ नेतृत्व होगा, मजबूत नेतृत्व होगा, जहाँ एक लीडरशिप की एबिलिटी होगी, तो उसको आप एक गलत रूप से व्यक्तिवाद भी कह सकते हैं और एक सही रूप से व्यक्तिवाद। तो पीछे भी जो ब्रांडिंग का ही है खेल की एकमात्र तस्वीर लगी है, जो शहर कांग्रेस कमेटी स्वागत कर रही है। देखिए, मैंने तो पीछे देखा नहीं, आप सामने कर रहे हैं। कोई व्यक्तिवाद नहीं है, जहाँ तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है। एक व्यक्ति बोलने वाला है, एक व्यक्ति ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये आप लोगों के लिए अच्छी एक जो उस पे चलते हैं, चैनल वगैरह अच्छे प्रश्न रहते हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री को गालियां दी गई और जिस तरह से भावी पीढ़ी ने जो अश्लील टिप्पणियां की और वो किया, और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पे आए और बाद में उन्होंने सबको माफ कर देना, जैसे एक भावुकता भरी पोस्ट भी उन्होंने करी है। क्या इससे सब डैमेज कंट्रोल हो गया है? ये सब जो है 5 दिन और उसके पहले 3 महीने के दुष्प्रयत्नों के बाद किया। ये सब एक बार एक जादुई बटन दबा के सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाए, ये मानना गलत है। नंबर 2, नंबर 2, आपको पता है कि सीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग जनता दल, सीजेपी एक हिस्सा है उसमें 5-6 अंग थे। राजनीतिक पार्टियां मुद्दों का समर्थन कर रही थी, मतलब आपका समर्थन कर रही थी ना, आपका समर्थन कर रही थी। कांग्रेस पार्टी कोई जरूरी नहीं कि सीजेपी के लिए खड़ी थी, वो मुद्दे के लिए खड़ी थी, और पार्टियां भी थी। उन सब ने ये कहा कि अगर किसी ने भद्दी बात की, अश्लील बात की, तो हम उनके साथ खड़े नहीं हैं। तीसरा, ये स्थापित हो गया है कि कई लोग जिन्होंने कहा ये, वो किसी रूप से उस प्रोग्राम में नहीं थे, बल्कि ये संदेह हो गया है कि उनको वहां प्लांट किया गया था। ये आ गया है सार्वजनिक रूप से। लेकिन इसका सबसे सरल आंसर है कि अगर इससे कोई भद्दी बात की, इससे कोई अश्लील बात की, तो एक्शन नहीं। लेकिन जहां व्यंग के रूप में आपने प्रदर्शन किया है, गणतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है व्यंग, गणतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है त्रुटियां और निंदा, गणतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्पष्टवादिता, निष्पक्ष रूप से, खुले रूप से बोलना, बुलंदी से बोलना। उसको भी अगर आप मानते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी है या अश्लील है, तो फिर गलत है। युवा अपनी बात खुला कहता है और वो किसी भी व्यक्तित्व का रिस्पेक्टर नहीं होता।
सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, और दूसरा, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि तीसरा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जारी करना पड़ा। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि न आप और न मैं भविष्यवाणी की क्षमता रखते हैं। तो अगर मैं आपके सीधा प्रश्न दूं तो भविष्यवाणी मैं करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, मुझे पसंद। हाँ, अगर आप जनादेश के आधार पर करें तो राहुल गांधी का जनादेश दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये समझना कि सरकार ये चिरायु है, ये समझना कि सत्तारूढ़ पार्टी ये चिरायु है, बहुत बड़ी गलती होगी। ये भूल कई लोगों ने की है। बदलाव आता है, जल्दी आता है, आपके पूर्वानुमान से पहले आता है, और मुझे पूरी तरह से आशा और विश्वास है कि जब वो बदलाव आएगा तो उसमें पहली पंक्ति में आपको राहुल गांधी खड़े हुए मिलेंगे। नहीं, जिस तरह दूसरा प्रश्न है आपका, जिस तरह जवाब दूंगा। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न है कि तीन वीडियो आ चुके हैं उनके खुद के सेल्फी पर। नहीं, देखिए, ये तो मैंने आपको बताया, ये है राजनीति भय की, ये राजनीति विवशता की, ये राजनीति एक जब थक जाता है विरोध कर करके छात्रों का, युवाओं का, उसके बाद सच्चाई को मान लीजिए। ये राजनीति अंदर से, मन से, सौहार्द से मैं आपको माफ कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपने सही और सत्य किया है। मैं नहीं मानता कि ये वो वाली है। सर जी, आप जिस तरह सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को आगे कर दिया था, पीएम बनाया था, तो उसी तरह कहीं राहुल गांधी जी किसी और को आगे नहीं। ये संभावनाएं, अटकलें, अफवाहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है। हाँ, अखबारों की सर्कुलेशन कर सकती है। सदन के अंदर जिस तरह से क्या माफी मांगेंगे, क्या वो अटकेंगे, क्या? क्यों माफी नहीं मांगी? ये भी तो मैं बताया ना, ये है राजनीति अहंकार की। अरे चुप रहो भैया। कभी गलत नहीं होने की। इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ एरोगेंस एंड इनफैलिबिलिटी। ये बताइए आप, अगर माफी मैं मांग लेता हूँ, आखिर आपने हमको हटाया, आपने इनके विरुद्ध केस हटाए, तो अगर आप साथ साथ एक सिंपैथी दिखा देते हैं, शब्द कुछ भी आप प्रयोग करें, तो उससे आप छोटे कैसे हो जाते हैं? लेकिन ये है राजनीति जिद की, अहंकार की, 56 इंच वाली छाती की। इसलिए ये चीजें उनकी डिक्शनरी में नहीं है। माफी शब्द तो सबसे दूर उनकी डिक्शनरी के बाहर है। थैंक यू। जोधपुर के सम्मानित मीडिया साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बीच में दिल्ली से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, राज्यसभा सांसद, CWC के मेंबर और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बीच आपके समक्ष अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए। मैं ज़्यादा वक्त न जाहिर करते हुए निवेदन करूँगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी से कि वो अपनी बात रखें। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उससे पहले मैं इलियास भाई से निवेदन करूँगा कि आप बता रहे और कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर सिंघवी साहब का स्वागत करें। हाँ, ठीक दोस्तों, मैं कोई बोलने के लिए या भाषण के लिए नहीं आया हूँ। आपको होगा, काफ़ी अवकाश के बाद आया हूँ, इसलिए मिलने का प्रयास था। संक्षिप्त में 2-3 बिंदु बोल देता हूँ, लेकिन वो बोलने के हिसाब से नहीं बातचीत करेंगे। पहली बात तो ये है कि मुझे निजी रूप से एक सुखद प्रसंग लगता है, और मैं राजनीति की बात भी कम कर रहा हूँ, यदि भी राजनीति तो आई जाती है उसमें, राजनीतिक पार्टी की बात भी कम कर रहा हूँ। जो प्रक्रियाएं हमने पिछले कई महीनों से देख रहे हैं इस देश में, उससे निश्चित रूप से गणतंत्र छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, और एक समय आएगा जब गणतंत्र एक बिंदु बन जाएगा, जाता हुआ बिंदु, गायब होता हुआ। इसके कई कारण हैं जो आपके नाक के नीचे हर दिन प्रतिदिन प्रतिलक्षित हो रहे हैं समाज में, राजनीति में। एक, जिस प्रकार के जबरदस्त दुरुपयोग पूंजी का, संपत्ति का, साधन का, हम लोकतंत्र में, हम संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे, हम चुनाव
निष्पक्ष, हम जितनी भी ये बातें करते हैं ये सब आधारित है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी जिसके पास औपचारिक प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 100 गुना, 50 गुना, 80 गुना ज्यादा फंड्स आते हैं, वो उनका दुरुपयोग करने पे आतुर है। दूसरा बिंदु है कि किस प्रकार गणतंत्र के जनादेश को शून्य किया। मैंने अभी एक किसी दलील में मजाक में नहीं सीरियसली कहा था कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जो आप जानते हैं विश्व के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें एक अनूठा चैप्टर आ सकता है पश्चिम बंगाल असेंबली का। पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी कीर्ति है, ऐसे स्थापना की आयामों की, औरबिंदो से लेके विवेकानंद, नामकृष्ण से लेके बंकिम चंद्र चटर्जी, कोई नामों की कमी नहीं है। शीर्षस्थ दिमाग, सोच, तो वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। अब रिकॉर्ड आ सकता है कि पूरे प्लैनेट अर्थ पे, यानी पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में शायद पश्चिम बंगाल असेंबली ही एक ऐसी असेंबली है जहाँ सत्तारूढ़ सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी का विपक्ष उससे सहमत, उसकी समर्थक पार्टी विपक्ष के नाम पे करती है। आप मुझे कोई एक उदाहरण दे दीजिए जहाँ पर विपक्ष वो विपक्ष है जो समर्थन करता है औपचारिक रूप से। मैं कोई डी फैक्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, डी फैक्टो कई जगह कर सकते हैं, औपचारिक रूप से ऑफिशियली सत्तारूढ़ पार्टी का, तो फिर गणतंत्र कहा रहा। और गतिविधियां देश में हो रही हैं हट की राजनीति, जिद की राजनीति, हर असहमति को राष्ट्र विरोधी राजनीति समझ, और सैद्धांतिक काम, सही काम तब करना जब पानी गले और माथे के ऊपर पहुंच जाए। नहीं तो अगर आपकी जिद नहीं दिखाएंगे आप, तो आपकी 56 इंच की छाती छोटी पड़ जाएगी, लोगों की आंखों में आप नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि आप वो यशस्वी तेजस्वी नेतृत्व नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने जिद नहीं रखी, अपनी अटूट अटल गलत चीज सिद्धांत पे आप अटल नहीं रहे। तीसरी बार हमने देखा 1 या 1.5 साल के बहुत ही बड़े संकटमय पीरियड में, जबकि बहुत मौतें हुई, बहुत नरसंहार हुआ, हिंसा हुई, तब जाके कृषक कानून बदलेगा। अगर सहानुभूति होती, कोरोना की राजनीति होती, स्वराज्य की राजनीति होती, मिलजुल कर बात करके सही चीज करने की राजनीति होती, तो सबको पता था कि 3 और 6 महीने में ये कहाँ जा रहा है, इसमें आपको रोक लगा दी। लेकिन साल भर से ज्यादा लगा, शायद 1.5 साल लगा। दूसरा इसका उदाहरण आपको मिला डिमोनेटाइजेशन। जिद तो कर रही है अक्टूबर में, लेकिन उसको बचाने के लिए, संवारने के लिए, बोलने के लिए, उसके बारे में सुधारने के लिए आपको बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तीसरा उदाहरण आपने अभी देखा, सिर्फ इसलिए कि आप युवा हैं, आप कोई नई पार्टी है सीजेपी, और उसके साथ अगर कांग्रेस खड़ी है, उसके साथ अगर सपा खड़ी है, उसके साथ अगर टीएमसी खड़ी है, तो हम नहीं मानेंगे, हमारे पास बहुमत है। यानी जनादेश और बहुमत की परिभाषा ये कि जो कुछ भी मैं करूं वो सही है, क्योंकि जनादेश मेरे साथ है। वो भी जो 15 दिन से 1 महीने में होना चाहिए था, आज लगभग 3-5 महीने में हो रहा है। ये समझ ये सोच अलग है कि अगर हम बुलाकर बात करके विश्वास की राजनीति करें, तो उससे बड़प्पन बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। सोच उसमें बदल गई है कि आप उससे कम होते हैं, कमजोर होते हैं, छोटे होते हैं, ओछे होते हैं। और बातें हैं कई करने की, मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाहता, अपन बात करते हैं। जो मैंने कहा है पहले वाला प्रकार, वो सिर्फ इसमें आप ABC पार्टी भूल जाएं, लेकिन ये तो निश्चित है कि अगर ये बार बार कभी कर्नाटक में होगा, 2 बार महाराष्ट्र में होगा, 1 बार मध्य प्रदेश में होगा, 2 बार बंगाल में होगा, इत्यादि इत्यादि, तो गणतंत्र कहाँ रहा?